हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो सबसे पहला सेशन होगा किसका, स्पेक्ट्रम का, आधुनिक भारत का इतिहास, जो हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, ये किताब लगभग हमें 600 से 700 पेज इसमें पढ़ना है, तो रोड डेली का जो टारगेट होगा वो 10 से 15 पेज का होगा कि इतना हम लोग कंप्लीट करें। शाम 6:30 बजे आप सब लाइव आ जाइएगा, कनेक्ट हो जाइएगा, प्रीमियर चलेगा, ठीक है। और आराम से उस चीज़ को आप देखिएगा, और अपने साथ अपना एक किताब जो आपकी है स्पेक्ट्रम ये रखिएगा, 2-3 तो हाइलाइटर, और एक आपकी पेंसिल होनी चाहिए और एक पेन, है ना। इन सब चीज़ों को रखेंगे, जिससे क्या हो, जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसको हम आप आराम से क्या करें, अंडरलाइन कर सकें और उसको रंग सकें, मतलब उसको हाईलाइट कर सकें, ठीक है। इतना कर लेंगे तो क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो तुरंत का तुरंत कवर होती जाएंगी, और उसी को हमें बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक बात और कहूँगा कि आप अगर इसको पहले पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, इसके पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि है तो सब कुछ क्या, एक तरह का, क्या बोलिए ना, सब कुछ तो आधुनिक भारत का इतिहास ही है, तो हम चाहे पहले ये पढ़ें चाहे एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा इसमें। हाँ, थोड़ा सा और विस्तार फैक्ट जानने के लिए अगर कुछ छूटा होगा इसमें से तो एनसीईआरटी कवर कर लेगी, ठीक है। चलिए, नाम क्या है, स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग शुरू करेंगे इकाई 2, यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। इसके पहले ये जो 2-3 चैप्टर दे रखे हैं, यहाँ पे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके बारे में बात किया गया है, तो वो सभी फैक्ट यहाँ दिए गए हैं आगे चल के पुस्तक में। आप क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ना है तो एक बार उसको अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, हमारी स्पेक्ट्रम। एक बात और बताना चाहूँगा कि आप सभी को क्या करना है कि एक 9 बजे क्लास चलती है किसकी, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ भी हम लोग बुक ही पढ़ते हैं, और एक चीज़ें जो भी हैं उसको कंफर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हम लोग। प्लीज़ सबसे पहले क्या करिएगा, एक किताब आपके पास होनी चाहिए, है ना। किताब नहीं है तो बस यहाँ पे अच्छे से देखते रहिएगा, और चीज़ों को देखिए, चाहे जितना कोई मास्टर पढ़ा दे यार, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनती है। मोटी किताब है, आलस आती है, इसीलिए ऐसा सेशन है कि ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। जब भी पढ़ना है किताब उठाइए, 8-10 पेज आपके ख़त्म। ऐसे करके आपने 10 दिन फॉलो कर लिया तो अपने आप क्या होगा, इस चीज़ की हैबिट आपकी बनने लगेगी, और आप साथ आइए, लगातार चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें है भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। चलिए, यूरोप में लगभग 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य एक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। आशातीत का मतलब होता है आशा से बढ़ के, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं उससे बढ़ के आगे। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। देखिए, उस समय का जो समाज था ना, वो राजतंत्र से एकदम फ्री हुआ था। राजतंत्र मतलब होता है राजा रानियों का जो शासन था उससे फ्री हुआ था। तो वो क्या चाहता था, वो यही चाहता था, आज़ादी, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती चाहता था। क्योंकि उस समय राजा रानियों के पास ही तो पैसे होते थे, या उनके साथ जो उनके साहूकार थे या जो राजतंत्र में काम करते थे। तो जो लोग थे ना, वो क्या चाहते थे, आर्थिक समृद्धि चाहते थे, और उस समय यूरोप में चर्च से मुक्ति चाहते थे। सही बात है, ये चर्च से मुक्ति, क्योंकि उस समय धार्मिक प्रथाएं बहुत ज़्यादा हावी थी, ठीक है। आगे, पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। तो पूंजीवाद क्या कर रहा था, जो सामंती अर्थव्यवस्था थी, सामंती मतलब जो उच्च लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था थी, और बीच के जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है उनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। और जो समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि पूंजीवाद अपने आप को बढ़ चढ़ के पेश कर रहा था, जहाँ पे जो भी समाज के नियम थे उनका उल्लंघन हो रहा था। आगे, हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। हम भी जानते हैं, जो भी हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा भाग किसका है, यूरोप का है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। सीधी सी बात है, पूंजीवाद क्या करता है, लाभ को ज़्यादा ध्यान देता है और बाजार को ही प्रतियोगी बनाता है।
उसको नहीं मतलब है कि आपके यहाँ समाज में कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं, उसको सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है, एक अपना प्रॉफिट और दूसरा सिर्फ अपना प्रॉफिट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज की जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादातर अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा घूमती हैं। जैसे पूंजीवाद, पूरा यूरोप तो पूंजीवाद ही है, लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो अमेरिका एक ज़बरदस्त उदाहरण है पूंजीवाद का। ठीक, तो आप उसके देख सकते हैं एग्जाम्पल, वो जो भी काम करता है वो अपने ही बेनिफिट के लिए ज़्यादातर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे कच्चा माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ की अर्थव्यवस्था को खा रहे थे। जैसे आप जानते हैं भारत क्या था, सोने की चिड़िया थी, लेकिन जाते जाते क्या हाल करके गए, है ना, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय उपनिवेशिक, ठीक है, शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से पहले इनका संपर्क नहीं था। भारत के ग्रीक, यूनान और रोम, इटली के साथ क्रिश्चियन युग से पूर्व ही और पश्चात भी व्यापारिक संबंध रहे। अब आप सोचिए, हमारा जो मतलब कहते हैं लोग ना कि वो या आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हमारा जो एक तरह से हमारी जो संस्कृति थी वो क्रिश्चियन युग, आज सोचिए आज 2022 चल रहा है, मतलब 2022 साल पहले भी हम यूनान, रोम और इटली से संपर्क थे, कैसे व्यापारिक संबंध थे। और उसके बाद भी चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे। सीधी सी बात है, चीन हमारे पास में था और ऐसा माना जाता है कि चीन हो गया, मेसोपोटामी हो गया, मेसोपोटामिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या मिस्र हो गए। उसके बाद जो भारत की संस्कृति है ये बहुत पुरानी संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, और इनका कहीं ना कहीं मेल तो रहा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो 1254 से 1324 ईस्वी, जिसने चीन की यात्रा की, के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोप को बेहद आकर्षित किया। अब सोचिए, मार्को पोलो जिसने क्या किया, चीन की यात्रा की, जिससे उसने क्या किया होगा, कुछ वर्णन किया होगा। क्या वर्णन किया? पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियां यूरोप की लालसा में वृद्धि की। वो गरीब नंगे भूखे लोग थे, सीधी सी बात है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि दूसरे के यहाँ जाके आप सिर्फ लूटपाट और लोगों की हत्या करते हैं तो आप सिर्फ नंगे भूखे और गंदे लोग हैं। ठीक, तो ऐसे लोग को जब ये बात पता चली कि वहाँ पे धन संपदा है, समृद्धि है, तो वो लोग क्या हुए, पागलों की तरह कोशिश की कि यूरोप आया जाए, यूरोप से आया जाए, और कहाँ, पूर्व मतलब एशिया में। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए 12वीं शताब्दी से पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए एशिया से जो भी संपर्क था ना वो सब स्थल मार्ग से था। अब स्थल मार्ग से जाएंगे तो बीच में भूमध्य सागर पड़ेगा, तब हमें पार करना होता है, किसको पाना होता है, यूरोप को। अगर हम देखा जाए तो भूमध्य सागर जहाँ पार करेंगे तो बीच में ही इटली आ जाता है। तो एशिया का पूरा सामान सबसे पहले कहाँ जाता था, इटली। तो इटली क्या करता था, जो भी अच्छे सामान होते थे उसको पहले खुद रखता था, उसके बाद मतलब पूरे यूरोप में वो सब चीज़ें जाती थी। इस वजह से क्या होता था, इटली जो है एकाधिकार बना था। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ विभिन्न व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक व तुर्की लाया गया, वहाँ से इसे स्थल मार्ग से जिनेवा और वेनिस पहुँचाया जाता था। अब सोचिए, स्थल मार्ग से कहाँ कहाँ ले जाया गया, सबसे पहले फारस की खाड़ी, फारस क्या है, ईरान है ना, ईरान की खाड़ी, इराक और तुर्की लाया गया, फिर वहाँ से जल मार्ग से जिनोवा और वेनिस पहुँचाया गया। इन अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ स्वच्छ नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को मध्य जो भूमध्य सागर है उसके माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था, भूमध्य सागर के तहत। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फोटन हुआ। विश्वविद्यालय बनने लगे, तो सीधी सी बात है, विश्वविद्यालय होगा तो नया चीज़ें, आधुनिक चीज़ें आएंगी, तो माना जा रहा था कि उस समय ही क्या हुआ, यूरोप का पुनर्जागरण हुआ। ठीक, 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों
के उदित हो रहे वर्ग ने यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण किया। इस समय क्या हो रहा था, व्यवसायी खूब हो रहे थे। मैंने क्या बोला कि जो भी लोग थे, कौन से लोग, जो लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, चर्च की तरफ ज़्यादा झुकाव था, उनसे लोग परेशान थे। जो भी राजा महारानियों का सिस्टम था उससे लोग परेशान रहे थे। तो लोग जो गरीबी में थे वो क्या करना चाहते थे, व्यापार व्यवसायी बनना चाहते थे, बैंकर की तरह काम करना चाहते थे, क्योंकि साहूकारी उस समय बैंकर होता था। तो उस तरह वो काम करना चाहते थे, जिससे क्या हुआ, एक नए मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। आगे, यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन को से बेहद प्रभावित हुआ, क्योंकि उस समय सुधार आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। आगे देखते हैं। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं और 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक और विलासिता की वस्तुओं का आपूर्ति कर रहे थे। देखिए, इटली जो है, जहाँ पे पुनर्जागरण हुआ, लोग वहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, चाहे वो कलात्मक हो या विलासिता। विलासिता मतलब लग्जरी वस्तुएं। ठीक है, वो सब चीज़ें ज़्यादा कौन कंज्यूम करेगा, वो जो अब बदल रहे हैं। सीधी सी बात है, भारत ही देख लीजिए, इसमें कितना बदलाव है। तो हम लोग क्या करें, ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर या महंगी चीज़ें ही पसंद कर रहे हैं। आप खुद ये चीज़ फील कर सकते हैं। आगे, जिसमें वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान कहाँ पहुँच रहा था, इटली। क्योंकि इटली भूमध्य सागर के अगर आप मैप देखेंगे तो सबसे आगे ही पड़ता है और पीछे यूरोप है। इस वजह से क्या होता था, माल पहले इटली पहुँचता था और इटली ही सबको देता था, इसलिए इटली का एकाधिकार था। चलिए अब आगे देखते हैं। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। सीधी सी बात है, कोई चाहेगा नहीं ना कि एक ही देश का एकाधिकार रहे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होके पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। सीधी सी बात, वो चाह रहे थे कि अफ्रीका से होते हुए एशिया में घुसा जाए। ठीक है, आगे उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का उद्भव हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई। उन्हें ये लगा कि यार, अगर हमें विकास करना है, हमें क्या करना है, समृद्धि लानी है, तो हमें कहीं ना कहीं किसकी तरफ जाना होगा, हमें कहीं ना कहीं पूर्व की तरफ जाना होगा। और अगर पूर्व की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा, सीधी सी बात है, स्थल मार्ग से जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एकाधिकार था। तो जाना किधर से था, जल मार्ग। और जल मार्ग के लिए बढ़िया नौवहन सेना चाहिए, नौवहन ताकत, और आपके पास जहाज़ें अच्छी चाहिए। तो उसके लिए वित्तीय सहायता भी उन्होंने मुहैया कराई। आगे, 15वीं-16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ। कंपास है ना, जो जानते हैं, जो दिशा निर्देश बताता है। खगोली प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उस समय जानते हैं, लूटपाट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस प्रकार पुनर्जागरण का अद्यतन हुआ। कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होने लगा। कच्चे माल की आवश्यकता हुई। नवीन बाजारों की प्राप्ति, विस्तार और पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उलट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था मतलब सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था जिसे पूंजीवाद स्थापित होने के कारण भारत में यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों का आगमन मार्ग प्रशस्त किया। अगर वो सच बताए ना, अगर वो पूंजीवाद न लाए होते, सामंतवाद पे रहते, तो वो खुश होते, वो आते ही न। लेकिन पूंजीवाद क्या करता है ना, उसको लाभ ज़्यादा चाहिए। और एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग, भाई सीधी सी बात है, मध्यम वर्ग को लाभ ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने आप को विस्तार करेगा। जितना ज़्यादा विस्तार करेगा उतना उसको चाहिए। आगे बात करते हैं पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। चलिए बात करते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा का आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे हैं, लेकिन केप ऑफ गुड होप से होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, कालीकट मतलब आप कह सकते हैं कालीकट ये कहाँ है, ये जो हमारा केरल है ना, वहाँ का तट है एक। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आया तो कालीकट से था, लेकिन गया किससे था, गोवा से था। और गोवा से कहाँ गया था, लिस्बन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे लिखा है, क्योंकि
इसमें लिखा है आया, लेकिन गया के बारे में नहीं पता, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो लिख लीजिएगा वापस कब से कहाँ से गया, गोवा से, और कहाँ गया, लिस्बन। आगे बात करते हैं। तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अफ्रीका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियाँ सीधे औपनिवेशिकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र, जिसे बारूद कहते थे, के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण काम कर लिया। अब आप देखिए ना, इनके पास क्या था, इनके पास जो भी शक्तियाँ, जो भी अस्त्र इन्होंने बनाए, इस वजह से इनको समुद्री शक्ति बहुत विस्तृत हुई और धीरे धीरे देखते हुए इन्होंने समुद्र पर अपना व्यापार को क्या किया, नियंत्रण कर लिया। किसने, पुर्तगालियों ने, क्योंकि यहाँ के सम्राटों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया था नक्शे पे, है ना, जहाज़ों पे, समुद्री व्यापार को खोजने में, रास्ता खोजने में। आगे, पुर्तगालियों का मंतव्य, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वो व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तन करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेषकर अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। सोचिए कितने खतरनाक, मतलब सीधी सी बात है, व्यापार में अगर एकाधिकार होगा पूरे पूरे, अगर देखा जाए सिर्फ पूर्व के कुछ कंट्रियों में भी अगर ये कर लेते हैं ना, तो कितना बड़ा मुनाफा होता। तो इनका यही था कि भारत आ रहे हैं तो भारत में धीरे धीरे ईसाइयत फैलाएंगे और लोगों को ईसाइयत से जोड़ेंगे। जब ईसाइयत से जोड़ेंगे तो हमारा एजेंडा सफल होगा। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो अरब के लोग हैं उनको, है ना, अरब में ज़्यादा मुस्लिम हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनको भगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ही एकाधिकार कायम हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी मंशा थी। तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है कि जो यूरोपीय थे, पुर्तगाली थे, उनकी मंशा क्या थी, उनका मंतव्य क्या था। ठीक है, चलिए, लिखा है उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। कब तक, जब तक ये नहीं आए थे तब तक हिंद महासागर में अरब व्यापारी सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे। एक बात ध्यान रखिएगा, बुक साथ में हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, साथ साथ पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ मिला नहीं जो इम्पोर्टेंट हो, जो मैंने लिखा है बस उसको देखते जाइएगा, चीज़ों को कहानी के रूप में समझते जाइए। जहाँ पे कुछ फैक्ट और अच्छी चीज़ें आएंगी तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सोचिए 15 साल भी नहीं लगे, जो लोग वहाँ पे व्यापार पता नहीं कितने सालों से कर रहे थे, इन लोगों ने उन्हें सिर्फ 15 साल में ही उनकी औकात दिखा दी, है ना। सोचिए मतलब कितने ज़बरदस्त, शक्तिशाली और अपने आप को बना के आए थे। आगे, उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य मतलब दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति से परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासन मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार को स्वयं का मालिक घोषित कर लिया। अब आपको सोचिए, इतना इनको लगा कि यार अब तो हमारे आगे कोई नहीं, दुनिया मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं क्यों ना कह दूँ कि अरब, फारस और भारत के साथ जो व्यापार होगा उसका मालिक मैं हूँ। किसने कहा, मैनुअल प्रथम। ये कौन थे, जो उस समय के पुर्तगाली के जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को वहाँ का मालिक घोषित कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि इनकी मंशा यही थी ना कि हमें एकाधिकार चाहिए, और कहीं ना कहीं सफल भी हुए। आगे, पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की क्या स्थिति थी, पढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों के जिस समय आगमन किया, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। एक बात ध्यान रखना, ये यूपीएससी का मेन सा क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति पर चर्चा की है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है 10 नंबर का। तो आप भी इसको करिएगा, उसको लिखने की कोशिश करिएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, आगे क्या लिखा है, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहाँ शक्तिशाली महमूद बघेड़ा का शासन था, तो गुजरात में किसका शासन था, महमूद बघेड़ा का। समस्त उत्तर भारत में छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। तो याद रखना, दक्षिण में कौन था, बहमनी। इसको आप एक काम करिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि दक्कन में कौन था। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट और बात, गुजरात में कौन था, महमूद बघेड़ा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा था, क्योंकि सीधी सी बात हो, ज़्यादातर स्थल मार्ग से व्यापार करते थे और समुद्र मार्ग से होता भी था तो उतना था कि इतना काम चल जाए। नौसेना बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। आगे, सुदूर पूर्व में चीनी शासक का शासकीय डिग्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। ठीक है, सीधी सी बात है। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता की बराबरी नहीं कर सके। कहाँ कर पाएंगे, सीधी सी बात है। उनके पास वो सिर्फ व्यापार के लिए बातें थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे, सेना बना के लेकर आए थे, बारूद बना के लेकर आए थे, है ना। तो ये सब चीज़ें तो इनके पास नहीं थी, अरब वालों के पास और भारतीयों के पास। आगे, भारत का आगमन के परिप्रेक्षण। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, इटली का एक राज्य है वेनिस, की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। कौन? सीधी सी बात है, जो भी लोग थे, ठीक है, वहाँ के यूरोप में, और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अब अरब ने मिस्र एवं पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार का संपर्क मार्ग बंद कर दिया गया। पूर्व से वस्तुएं यूरोपीय बाजार में मुस्लिम मध्यवर्ती के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा और प्रभाव अर्जित किया था। देखिए हुआ क्या ना, कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया, वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे पुर्तगाली लोग। क्यों? क्योंकि इटली क्या था, इटली का राज्य है और इटली की एकाधिकार था। इस वजह से क्या हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा इटली से खफा रहे। इन्होंने क्या किया ना, अब अरब से जो भी मिस्र या पर्शिया से जो काम होता था, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कब्जा किया। मतलब उन लोग के, उनके राजाओं को इन्होंने क्या किया, धमकाया कि अगर आपने ज़्यादा व्यापार इटली से किया तो समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या हुआ कि जो भी यूरोप और भारत के बीच सीधा संचार था वो बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए, इटली को बड़ा धक्का तो लगेगा ही। आगे देखते हैं। पूरब से वस्तुएं यूरोप बाजार में मुस्लिम मध्यवर्ती के सामने माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार एकाधिकार बनाए रखा था और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा और प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल के का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। आप तो सोचिए, पागलपन था इन लोग के पास कि मुझे भारत पहुंचना ही है, मतलब क्या कहा जाए। आगे, 1487 ईस्वी में बार्थोलियो दिगाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंच गया और इस वजह से केप ऑफ गुड होप कहा गया कि अब यहाँ से थोड़ी होप दिख रही है कि हम भारत पहुंच सकते हैं, इसीलिए इसको केप ऑफ गुड होप कहा गया। मतलब क्या भारत की यार क्या ज़बरदस्त समृद्धि रही होगी उस समय ना, कि यहाँ के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वो भारत पहुँचने के लिए इतने पागल हैं, पूरी ज़िंदगी खपा रहे हैं। और जब ये अफ्रीका के गुड होप पे, मतलब केप टाउन पे पहुँचते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं केप ऑफ गुड होप है ये हमारे लिए। क्या बात है। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट गया, इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। क्योंकि ये आया तो, लेकिन इसको कोई मिला नहीं जो भारत तक पहुंचा पाए। या आया होगा तो रास्ता ही खो गया होगा, क्योंकि वहाँ से भी तो काफ़ी दूर है। चलिए आगे देखते हैं। वास्को द डिगामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल, इनका नाम है, इसने क्या किया था, ब्राज़ील को खोजी था। कौन? याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, इसने ब्राज़ील को खोजा था, के नेतृत्व में बार्थोलेपो डियाज के साथ 13 जहाजियों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा मतलब भेजा। देखो, जब वास्को डी गामा दोबारा पुर्तगाल में पहुंचा ना, तो उसकी समृद्धि इतनी कि वो अरबपति हो गया था वहाँ पे, इतना पैसा हो गया था उसको। तो सीधी सी बात है, वहाँ रखे राजा ने क्या किया, 13 जहाज 1200 लोगों के साथ दोबारा भेजा। लेकिन कैब्रेल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। अब कैब्रेल ने कोचिन और कन्नरों में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया
वह वहाँ काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। वो आया, युद्ध किया अरबों के साथ, युद्ध करने के बाद उसने बहुत बड़े हिस्से में व्यापार किया, व्यापार करने के बाद मुनाफा लौट गया। देखिए ये लोग व्यापार कैसे करते थे, वहाँ से पता है सोना चांदी हीरा और यहाँ की मूल्यवान वस्तुएं लाते थे, और यहाँ से क्या खरीद के लाते थे, लेके जाते थे कृषि का कच्चा माल। तो यहाँ तक तो भारत की समृद्धि की कोई दिक्कत नहीं था, भैया आइए कोई दिक्कत नहीं, हमें सामान दीजिए उसके बदले लेके जाइए, यहाँ तक तो एकदम मामला ठीक था। लेकिन जब ये प्रशासन के रूप में कूदने लगेंगे ना, तब भारत को नुकसान ज़्यादा होगा। अभी तक तो ऐसा कोई समस्या नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली एवं जमोरिन देखते हैं। वास्को द डिगामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया, फिर से आया, दो बार आया। पहली बार कब आया था? 98 में। अब कब आया? 1502 में। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन ने उसके संबंध मित्रपूर्ण नहीं थे। क्यों? क्योंकि वही आया था, इसके पहले जब सेना आई थी तो जमोरिन से युद्ध हुआ था। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुत्व हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभ से वंचित करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। ठीक, पहले लाभ क्या करेंगे, इन लोग का तरीका यही था, सबसे पहले लालच देंगे और फिर आपको भगा देंगे, यही इनका टोटल था। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों जैसे फितोरिया पर कब्जा कर लिया, स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पर समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीका तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना पड़ेगा। कलिकट पर हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से वंचित नहीं था कि ये लोग आए हैं, तो इसको पता था कि सीधी सी बात है व्यापार करने ही आए हैं, इसको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन इसको टेंशन कब होगी, जब ये क्या करेंगे, ईसाइयत फैलाने की कोशिश करेंगे और ये एकाधिकार चाहेंगे। ठीक, अब भाई जिससे आप बहुत दिन से व्यापार कर रहे हैं उसको हटा के नया कोई आए, वो व्यापार करे और आपको धमकाए भी, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। आगे, जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। अब देखिए ना, सीधी सी बात है, यही हुआ। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचिन और कलिकट की शत्रुता का लाभ उठाकर कोचिन के राजा मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। अब आप सोचिए, इन्होंने जमोरिन को पता था कि जमोरिन से युद्ध करना पड़ेगा, तो इन्होंने पहले ही क्या किया, तोड़ मोड़ की राजनीति इन्होंने की थी। तो जो कोचिन का राजा था उससे क्या हुआ, इन्होंने मालाबार में अपना पहला किला बनाया। तो याद रखना कि यूरोपियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया, मालाबार में, इसको ध्यान रखिएगा, कोचिन के राजा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। दमन द्वीप, जिसे आज हम लोग जानते हैं, उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसको अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया। तो कब की बात है ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1510 में उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। ठीक है, आगे बात है, स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्व समुद्री क्षेत्र को एक छत्र बादशाह हो गए और एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। अब आप सोचिए, ये यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने कहा मुझे क्या करना है, अपने आप को इतना विकसित करना है कि इंडोनेशिया, ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, तो यहाँ इंडोनेशिया है, हमें इंडोनेशिया जाना है। इंडोनेशिया के आगे प्रशांत महासागर, मतलब फिलीपींस यहाँ एक है, मतलब दक्षिण चीन सागर, यहाँ तक हमें पूरा कब्जा करना हो, पूरा एक छत्र। मतलब ये अपने आप को ज़बरदस्त बादशाह समझने लगे थे कि हम ही क्या है, ईश्वर है और हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आप जानते हैं ऐसा तो होता नहीं है। आगे आगे कहानी पढ़ते हैं, उम्मीद है मज़ा तो आपको आ ही रहा होगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात।
लिखा है पुर्तगाली भारत का नया इतिहास वर्ष 1505 में आरंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया। उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु तो पर्याप्त सुविधाएं बल प्रदान किया गया। अब देखिए यहाँ से ये मतलब राजनीतिक स्तर पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नो यूर्क गवर्नर था। इस बात को ध्यान रखना। तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर का क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नो न्यूअर्क गवर्नर था, जो भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, अमुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार को बर्बाद करने के निर्देश दिया गया। मलक्का जल संधि आप जानते हैं, ठीक है, अरमुज और अदन की खाड़ियाँ जो ओमान है वहाँ पे, तो वहाँ सब कहा गया कि काम करिए, मुस्लिम व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कीजिए, मतलब अरब जो एम्पायर था उसको ख़त्म करिए। आगे उसे अजादिवा, कोचीन, कन्नार और किल्वा में किलेबंदी करने की सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नज़र रखते हुए, जिसका आकर्षण व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के खतरे का कारण था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में चौकसी बढ़ा दी। अब मिस्र क्या था भाई? मिस्र भी तो व्यापार करता था। मिस्र एशिया से व्यापार करता था, एशिया से तुर्की मतलब वहाँ पे तुर्की से ईरान, यहाँ सबसे व्यापार करके वो यूरोप में माल भेजता था। तो फ़ायदा उसको भी था। तो वो ये क्या चाहता था कि कहीं ना कहीं पुर्तगाली को रोका जाए। अगर पुर्तगालियों को नहीं रोकेंगे तो हमारा व्यापार कम हो जाएगा। ठीक है। डी अल्मेडा, उसने उत्तरी अमेरिका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना के संयुक्त रूप से द्वीप से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह से ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। मतलब पहले क्या हुआ, मिस्र की सेना जो थी और गुजराती नौसेना संयुक्त रूप से अल्मेडा के ऊपर हमला किया, उसके हरा दिया। लेकिन उसके अगले ही साल, और इसमें क्या हुआ, अल्मेडा का पुत्र मारा गया। ठीक है, अगले ही साल उसने क्या किया, दोनों पर हमला किया और दोनों को ध्वस्त कर दिया। ये एक ज़बरदस्त तरीका था, है कि नहीं? चलिए अब आगे बात करते हैं विस्तार की रणनीति। किसके विस्तार की? अल्मेडा की। अब अल्फांसो डी अल्बुर्क, इसके पहले अल्मेडा चला गया। अब कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। उसके बाद आता है, ठीक है। इसके पास अधिक बड़ी और व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के हिंद महासागर में रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपना बेस स्थापित किया। अब ये खास बात थी ना। आगे भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना की निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में रणनीतिक नियंत्रण हेतु पुर्तगाली कौन सा गवर्नर था। तो पहला क्या नाम आ जाएगा, जो हमने पढ़ा अभी, क्या नाम था? अल्मेडा। और दूसरा कौन है, जिसे हम कहते हैं अल्बुकर्क। ठीक, तो अल्बुकर्क क्या था, वही इंपॉर्टेंट था, उसने ही किया। द्वितीय क्या था? द्वितीय एक गवर्नर था, कहाँ का? पुर्तगाली का। चलिए आगे बात करते हैं। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया। 1509 में उसने वायसराय की नियुक्ति कर दिया, उसे वायसराय नियुक्त कर दिया गया। सोचिए, वायसराय उस समय बनाया गया। 1515 में उसे भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन कर ठोस शुरुआत की। तो 1510 में इन्होंने बीजापुर से क्या छीना? गोवा को छीन लिया। अब ये पूछा जा सकता है किसके कार्यकाल में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। एक बार उसने भी किया था, एक बार इसने भी किया। ठीक, गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और सामरिक स्थल भी था। क्या था? सामरिक स्थल भी था। आगे यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। तो इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा कि किस पुर्तगाली
गवर्नर ने या वायसराय ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, तो उसका क्या नाम था? अब्लुकर्क। ठीक है। 1515 में ही मलक्का और कुर्मुस, ईरान ईरान की जगह है, पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अच्छा ये बताइए, जो भारत में हिंदू महिलाओं थी उनसे विवाह की रीति क्यों बनाया? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ दामाद की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बस यही मान लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। गोवा पर कब्जा। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो अभी हम पढ़े, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। इसके पहले अलेक्जेंडर ने इसमें क्या किया था? कब्जा किया था, फिर बाद में छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद पहली बार किसने किया? पुर्तगालियों ने कब्जा किया। मलक्का पर 1511 में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए। अगर आपसे पूछे कि 1511 में पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ किए, ध्यान रखना है, सकोत्रा द्वीप, सुमात्रा का सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो में इन्होंने नए नए किले किए। क्या बनाए? किले बनाए। जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि में भी संपर्क स्थापित किए, क्योंकि इनका टारगेट कहाँ था? फिलीपींस जाने का, है ना, जैसा कि हमने पढ़ लिया। 1518 में पुर्तगालियों ने चीन से संरचनाओं द्वीप पर बस्ती बसाना शुरू की। तो चीन का एक संचाओ द्वीप है, वहाँ पे इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू की थी। आगे देखते हैं। पुर्तगाली ने पश्चिम भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित किया। 1331 में चाउल, 1532 में दीव और 1534 में सालसेट और बेसिन, 1536 में कैग्रानोर तथा मैंगलोर, होनवार, भटकल, कन्नौर, कुलिनोल, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में कब्जा जमा कर उसमें कुछ क्षेत्रों में कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट का द्वारा नियुक्त होता था। अब आपसे यूपीएससी यही फंसा सकती है कि जो दुर्गीकरण है वो सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया, ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों ने क्या किया? 1531-32 और सीधी सी बात है, तब तक तो आए ही नहीं थे अंग्रेजों, तो 1600 में आए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? पुर्तगालियों ने क्या किया? दुर्गीकरण शुरू कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। पूर्वी तट कौन सा? जैसे भारत का इधर इंडोनेशिया, थाईलैंड और ये सब जो भी है ना, यहाँ पे कोरोमंडल तट, जो जानते हैं आप कोरोमंडल तट कौन सा होता है ना, कह सकते हैं आपकी तमिलनाडु वाला क्षेत्र। आगे पर स्थित मुसलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों में वे वस्त्रादि इकट्ठा मतलब जो वस्त्र वगैरह था उसको इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। तो अगर देखा जाए पूर्वी एशिया की तरफ बात करें तो दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो मलक्का और दूसरा मनीला। ये कहाँ था? उनका एशियाई मतलब एक प्रमुख पट्टन था। किसका? पुर्तगालियों का। आगे बात करते हैं। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव की फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। तो पहला बंगाल का गवर्नर मतलब शासक महमूद शाह ऐसा था जिसने 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसको दी? पुर्तगालियों को दी। इसको ध्यान रखना है, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा और बार बार इसको पढ़ना है। ठीक, क्या नाम था इसका? महमूद शाह। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खोले। तो आपसे पूछ सकता है कि अकबर ने कहाँ दी अनुमति? हुगली में, लेकिन शाहजहां ने बुंदेल में। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देगा। यूपीएससी हमेशा यही करता है, वो कहेगा शाहजहां ने हुगली में और अकबर ने बुंदेल में दिया। ध्यान रखना इस बात को, नहीं, अकबर ने हुगली में दिया था और शाहजहां ने बुंदेल में। ठीक है, चलिए आगे। 16वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। 1506 में मामले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। दूसरी तरफ पुर्तगालियों को अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भीड़ पड़े।
कभी कभी व्यापार और लूट का अंतर इतना मुश्किल हो जाता था, भारतीय जहाज़ों से कई तरह के पैसे वसूल लिया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। अब अंडरलाइन कर लीजिए कार्टेज व्यवस्था। ये पूछा जा सकता है कार्टेज व्यवस्था किसकी देन है? वो किसकी देन थी? पुर्तगालियों की। देखिए कार्टेज व्यवस्था में क्या होता था, जो भी भारत के राजा महाराजा है ना, उनका जहाज अगर समुद्र में जा रहा है तो इनको क्या दो, एक तरह सा टैक्स दो। किसको? पुर्तगालियों को। सोचिए इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, आए थे व्यापार करने, लेकिन ये कर क्या रहे हैं आगे। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लेते थे। अब सोचिए अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया है तो उनको लूट लेते थे। पुर्तगालियों को समुद्र पर वर्चस्व रखने एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने भी कभी भी मजबूत नौसेना तैयार रखने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रयत्न निरंतर नहीं था। सीधी बात है, मुगल कहाँ थे? उत्तर भारत में पूरी तरह से थे, और उत्तर भारत पूरी तरह से क्या है, एक तरह से स्थल मार्ग से जुड़ा था, किससे? यूरोप से और मध्य एशिया से। तो उनको कभी समुद्र में आने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी सेना रखी। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसके वस्तु विनिमय द्वारा व्यापारी व्यापार किया जाए, है ना। कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो। मतलब उनके पास सोना चांदी होता था, वो देते थे और उसके बदले सामान लेते थे, धन के बदले सामान। ये वस्तु विनिमय नहीं करते क्योंकि थे तो नंगे भूखे ना, उनके पास था ही क्या है जो करेंगे आगे। इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य महामूल्य रत्न लाए थे, जो मैंने बताया। मालाबार और कोंकण तट में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था, ध्यान रखना इस बात को। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि का निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत के टाफ्टा, एक प्रकार का कपड़ा होता है टाफ्टा, चिंट इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जंटा मासी बंगाल से लाया जाता था, याद रख लीजिएगा इसको, जंटा मासी कहाँ से? बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च खरीद के संयुक्त व्यापार से 1,70,000 क्रूटोज प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय किया। सोचिए क्या बात है, मतलब ज़बरदस्त है ना। आगे बात करते हैं। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी इत्यादि, इंग्लैंड इत्यादि देशों में गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत लाते हैं। तो इनके पास जो था वो ले जाते, जैसे गुलाब जल बनाए, मूंगा बनाए, तांबा बनाए, पारा बनाए, सिंदूर बनाए, ये सब चीज़ें लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचिन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि व्यापार करते थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, सोने के, तांबे के, चांदी के सबके सिक्के बनाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने का कार्य भी से भी लाभ कमाया। ये यहाँ से ले जाके कहीं बेच देते थे, वहाँ से लाभ कमा लेते थे, पूरा तरह से काम नहीं था। लेकिन लूटपाट और हत्या इनका ही मेन काम था, ये बात ध्यान रखिएगा। व्यापार के साथ ये करते थे। ठीक, अब हम लोग अगले सेशन में क्या करेंगे, इसके प्रशासन की बात करेंगे और इनके पतन की बात करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि 7-8 पेज हमने पढ़ा तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, उम्मीद है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, आप सब साथ में जुड़िएगा और मज़ा से क्या है कि किताब को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और रहेगी, 15 मिनट में दोबारा क्या करेंगे, कल आने से पहले एक बार और पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका एक बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसके आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे भारत में पुर्तगाली प्रशासन से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। और हाँ, 9 बजे का सेशन अभी जो आएगा किसका, एम लक्ष्मीकांत का, उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।